साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस मेंस के लिए जो है जीएस प्रश्न पत्र से संबंधित कुछ कंटेंट को देख रहे हैं। और यह जो हम लोग कंटेंट या जो टॉपिक हम लोग देख रहे हैं, या क्रॉनिकल जो करंट अफेयर की मैगजीन आती है, इसमें सामान्य अध्ययन के 90 महत्वपूर्ण विषयों को दिया गया है या टॉपिक को दिया गया है। उसी में से आज की वीडियो में हम लोग दो टॉपिक को देखेंगे। पहला है घटती प्रजनन दर एवं महिला रोजगार, और दूसरा है वैश्वीकरण के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव। तो ये दोनों ही टॉपिक जो हैं आपके जीएस पेपर फर्स्ट से संबंधित हैं। तो ये आपका जो टॉपिक है, ये आपका यूपी पीसीएस मेंस के अतिरिक्त अन्य राज्य स्तरीय जो भी मुख्य परीक्षाएं होनी हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं घटती प्रजनन दर एवं महिला रोजगार पे संबंधित जो एक प्रश्न है। प्रश्न यह है कि भारत में घटती कुल प्रजनन दर TFR की प्रवृत्ति का मूल्यांकन करें। देश में प्रजनन दर में गिरावट के बावजूद महिलाएं जो हैं उच्च भुगतान वाली नौकरियों की ओर प्रवृत्त नहीं हो रही हैं। इसका विश्लेषण करना है 250 शब्दों में। तो देखिए, प्रजनन आयु में पहले जान लेते हैं प्रजनन दर होती क्या है। प्रजनन आयु में महिला एवं पुरुषों द्वारा जन्म दिया जाने वाले बच्चों की कुल संख्या को कुल प्रजनन दर कहा जाता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS के 5वें दौर के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत की कुल प्रजनन दर जो TFR है, पिछले दौर के जिसका चौथा दौर था उसके 2.2 से घटकर 2.0 हो गई है। प्रजनन दर में गिरावट के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आने वाले समय में भारत को जनसंख्या विस्फोट जैसी समस्याओं का सामना करना नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं महिलाओं के लिए महिला प्रजनन दर जो है और उच्च भुगतान वाली नौकरियों के मध्य जो संबंध है, मतलब जो प्रजनन दर है और उच्च भुगतान वाली नौकरियों के मध्य इसमें क्या संबंध है। तो पहला देखिए, अवैतनिक कार्य। देखिए, भारतीय सामाजिक एवं पारिवारिक मान्यताएं जो हैं वो महिलाओं के कार्यस्थलों पर जाकर कार्य करने के विरुद्ध हैं। यहाँ तक कि उच्च शिक्षित परिवारों में भी देखा गया है कि योग्य महिलाएं भी पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण, बच्चों एवं बुजुर्गों की देखभाल जैसे कार्यों के कारण अपने रोजगार से विमुख हो जाती हैं। दूसरा, शिक्षा। देखिए, उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं में यह देखा जाता है कि वे निम्न वेतन पर कार्य करने के स्थान पर गैर वैतनिक कार्यों एवं पारिवारिक दायित्वों या उत्तरदायित्वों को प्राथमिकता देती हैं। यह भी देखा गया है कि परिवार के पुरुषों की आय में वृद्धि होने पर महिलाओं को श्रम शक्ति से पीछे हटना पड़ता है। तीसरा, पितृसत्ता की गहरी जड़ें। क्योंकि शिक्षित महिलाएं विवाह के पश्चात बच्चों की कम संख्या को प्राथमिकता देती हैं, किंतु विवाह पश्चात इस प्रकार की महिलाओं द्वारा रोजगार छोड़ने की दर अत्यंत अधिक है। पितृसत्ता के कारण अधिकांश महिलाओं को समय से पहले ही अपना रोजगार छोड़ना पड़ता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि भारत की अधिकांश जनसंख्या युवा वर्ग के अंतर्गत आती है और देश में अभी भी जनसांख्यिकी लाभांश के लाभों को प्राप्त नहीं किया जा सका है। ठीक है, देश में महिलाओं के लिए शिक्षा एवं रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें कार्यशील जनसंख्या में परिवर्तित किया जा सकता है। अब आगे बात करते हैं जीएस पेपर 1 से संबंधित जो टॉपिक है वैश्वीकरण एवं भारत। तो इसमें हम बात करेंगे वैश्वीकरण के सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक प्रभावों के बारे में। तो देखिए, अमेरिकी अर्थशास्त्री एडवर्ड एस हरमन, क्या नाम है, एडवर्ड एस हरमन के अनुसार वैश्वीकरण प्रबंधन और प्रक्रिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार है। साथ ही यह सुविधाओं और आर्थिक स्थिति की एक दशा है जो लगातार विकसित हो रही है और साथ ही बदल रही है। सिद्धांततः वैश्वीकरण एक जटिल आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक प्रक्रिया है। 4 वर्ड हैं, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक प्रक्रिया है, जिसमें पूंजी, संगठनों, विचारों, विमर्शों और लोगों की गतिशीलता ने एक विश्वव्यापी व मूल्य आधारित संरचना को प्राप्त किया है। यद्यपि वैश्वीकरण की उत्पत्ति के लिए सिर्फ कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं है, फिर भी सूचना प्रौद्योगिकी एवं लोगों की सोच में विश्वव्यापी जुड़ाव का बढ़ना महत्वपूर्ण कारण है। वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप वैश्विक स्तर पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक आदि पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर हम लोग सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक प्रभाव की। सकारात्मक पहलू इसका देखें तो मध्यम वर्ग का उदय। वैश्वीकरण के फलस्वरूप भारतीय समाज में मध्यम वर्ग का उदय हुआ है और समाज में मध्यम वर्ग के उदय ने भारतीय समाज को अधिक उदार बनाया है। दूसरा, महिला सशक्तिकरण। वैश्वीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न नए अवसरों ने महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है। तीसरा, लैंगिक समानता में वृद्धि। वैश्वीकरण ने स्त्री और पुरुष समानता के पश्चिमी विचार के कम विकसित देशों में प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
इसके साथ ही महिलाएं अब उन क्षेत्रों में भी सक्रिय हैं जो पहले पुरुषों के लिए आरक्षित थीं। यही वहीं नकारात्मक पहलू देखें तो जो किसानों की स्थिति है वो ज़्यादा दयनीय हुई है। भारतीय कृषि क्षेत्र में बड़े बहुराष्ट्रीय संस्थानों के आने से भारतीय कृषकों की स्थिति दयनीय हो गई है। आर्थिक प्रभाव की बात करें तो वस्तुओं के व्यापार में वृद्धि हुई है। वर्तमान में संपूर्ण विश्व जो है मुक्त वस्तु के प्रवाह वाला स्थल बन गया है, जिससे वस्तुओं के व्यापार में बढ़त दर्ज की गई है। दूसरा, पूंजी के प्रवाह में वृद्धि। वैश्वीकरण के कारण वैश्विक स्तर पर निवेश के नए अवसर खुले हैं, जिसने पूंजी के मुक्त प्रवाह को बढ़ाया है। तीसरा है व्यक्तियों के आवागमन में वृद्धि। देखिए, संचार के नए नए साधनों के आविष्कार के फलस्वरूप व्यक्तियों के आवागमन में वृद्धि हुई है, और इस आवागमन में वृद्धि के फलस्वरूप जो है आर्थिक गतिविधियां भी और जो अन्य गतिविधियां हैं वो भी बढ़ी हैं। आर्थिक समृद्धि का बढ़ना। व्यापार एवं व्यवसाय के नए अवसरों ने आर्थिक समृद्धि के द्वार को भी खोला है, और वहीं नए नए उद्योग धंधों का विकास हुआ है। बड़ी बड़ी कम मशीनों को खरीदना आसान हो गया, और नए नए उद्योग शुरू करने की कठिनाइयाँ भी काफ़ी हद तक दूर हो गई हैं। परंतु वहीं इसके नकारात्मक पहलू की बात करें तो गरीब देशों के लिए यह अहितकर है। धनी एवं तकनीकी रूप से उन्नत देश कम कीमत पर बेहतर वस्तुओं को उपलब्ध कराते हैं, जिससे गरीब देशों के औद्योगिक गतिविधियों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। वहीं उपभोक्तावाद का प्रसार, ये भी एक प्रकार से नकारात्मक पहलू ही इसका है। वैश्वीकरण के कारण अधिक से अधिक उपभोग की प्रवृत्ति बढ़ी है। इससे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ा है। अगला नकारात्मक पहलू की बात कर सकते हैं, बाजारवाद में वृद्धि। वर्तमान में वैश्वीकरण के प्रभाव से जीवन से संबंधित हर वस्तु का मूल्यांकन केवल व्यक्तिगत लाभ या मुनाफे की दृष्टि से ही किए जाने की प्रवृत्ति बढ़ी है। अब बात करते हैं सांस्कृतिक प्रभाव की। तो देखिए, पहला जो इसका पॉजिटिव प्रभाव है, संस्कृतियों का सम्मिलन एवं उसका परिष्कृत होना। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न संस्कृतियों के अच्छे पक्षों का सम्मिलन हुआ है। भारतीय समाज ने पश्चिमी समाज तथा संस्कृतियों की कुछ बातों को आत्मसात किया है। दूसरा, सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण। वैश्वीकरण ने सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण को बढ़ावा दिया है, साथ ही हमारे समक्ष खान पान, रहन सहन तथा पहनावे में विविध विकल्पों की उपलब्धता को भी बढ़ाया, मतलब हमारे पास सामने विकल्पों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तीसरा, पश्चिमी संस्कृति का वर्चस्व। इसे नकारात्मक रूप से भी ले सकते हैं। वैश्वीकरण के कारण पश्चिमी संस्कृति का वैश्विक स्तर पर अधिक प्रसार हुआ है, अतः कुछ समीक्षक इसे पश्चिमी संस्कृति के वर्चस्व की संज्ञा देते हैं। सांस्कृतिक पतन, ये भी नकारात्मक पहलू है। पश्चिमी संस्कृति के बुरे पक्षों को अपनाने के परिणामस्वरूप विभिन्न देशों के स्थानीय संस्कृति में पतन की स्थिति देखी गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 2 टॉपिक की चर्चा की। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।